आद्यंत ने एक बार फिर से ख्वाहिश के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा। ख्वाहिश अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका माइंड ब्लॉक हो गया है। वो बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी, पर उसके पास लफ्ज नहीं थे। बस उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। आद्यंत तो एक बार फिर से उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए बोला, अब तुम बिल्कुल भी नहीं रोंगी, वरना मैं तुम्हें पनिश करूंगा, समझी? और हाँ, मैं समझ गया कि तुम यही सोच रही हो ना कि हम ये जंगल से बाहर कैसे निकालेंगे। और तुम्हें भूख भी लगी है, राइट? पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है और जल्द ही हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे। यह कहते हुए उसने एक बार फिर से ख्वाहिश को अपने बाहों में भर लिया। तभी उसके कानों में कुछ लोगों के पैरों की आवाज सुनाई दी और उनमें से ही कुछ लोग धीरे से बोल रहे थे, जल्दी से पकड़ो उसे और हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ कर मारना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मैडम हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी और बॉस का गुस्सा तो तुम सब जानते ही हो। सर, तो हम लोगों को जिंदा जला देंगे। कुछ आदमी आपस में बातें करते हुए जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। उनके पैरों की आहट को सुन आद्यंत सब समझ गया। उसके भाव कठोर हो गए। इसका मतलब कि यह लोग अभी जंगल से गए नहीं। उसने तुरंत ही ख्वाहिश को अपनी बाहों में जकड़ लिया और पेड़ के पीछे छिप गया ताकि वो सब उसे ना देख पाए। अभी वो आदमी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन आदमियों में से एक का मोबाइल बजने लगा। उस आदमी ने मोबाइल निकालकर चेक किया तो उसे पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख उस आदमी की हालत खराब हो गई। उसने जल्दी से कॉल पिक किया और घबराई हुई आवाज में वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ से एक लड़की की गुस्से भरी आवाज आई, जो कह रही थी, कहाँ मर गए थे तुम सब? काम हुआ या नहीं? वो आद्यंत नॉमिनी आज हर हाल में मर जाना चाहिए। फोन स्पीकर पर होने के कारण आद्यंत इस आवाज को साफ सुन पा रहा था और इस आवाज को वह अच्छी तरह से पहचान भी गया था। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि मायरा की थी। वही मायरा जिसे वह पागलों की तरह प्यार करता था। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तभी उसने उस आदमी की आवाज सुनी, जो डरते हुए बोला, मैडम, आप चिंता मत करिए, आज हम उस आद्यंत नॉमिनी को मार कर ही रहेंगे। अभी उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी उसे फोन पर एक और आवाज सुनाई दी, जो कि एक लड़के की थी। वो लड़डिचका उन लोगों से बोला, तुम सबको उसे मारना ही होगा। अगर तुम सबने ये काम नहीं किया तो जानते हो ना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। आद्यंत इस आवाज को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि अर्जुन की थी। वह गुंडे डरते हुए बोले, साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम अपना काम खत्म करके ही आएंगे। इतना कहकर उस गुंडे ने कॉल कट कर दिया और दूसरे आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से उस आद्यंत नॉमिनी को ढूंढो, अब उसका मरना बहुत जरूरी है। यह कहते हुए वह सब चारों तरफ जंगल में फैल गए। जहां आद्यंत को मायरा और अर्जुन पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वही ख्वाहिश बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वह डर के कारण कांपने लगी थी। ख्वाहिश के डर को महसूस कर आद्यंत ने उसे और भी अच्छे से अपने बाहों में जकड़ लिया और उसे कंफर्ट करने के लिए धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाने लगा। आद्यंत को याद आया कि पिछले जन्म में जब उसके साथ यह सब हुआ था तो मायरा ने बड़ी ही आसानी से अध्ययन को अपनी बातों की जाल में फंसाकर यह कह दिया था कि यह सब उसकी वाइफ ने करवाया था। उसकी वाइफ खुद अपने हस्बैंड को मरवाना चाहती थी, क्योंकि वह उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी और खुद उसकी सारी प्रॉपर्टी पर हक जमाना चाहती है। उस वक्त आद्यंत भी उसके प्यार में इतना पागल था कि उसकी कहीं हर एक बात को सच मान लेता था। मायरा ने इसी बात का फायदा उठाकर ख्वाहिश को उसके हाथों पिटवाया और नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इस जन्म में उसे सब कुछ पता चल चुका था। वह वापस से उन गलतियां को नहीं दोहराने वाला था। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोला, मायरा और अर्जुन, बहुत कर लिया तुम लोगों ने राज। अब समय आ गया है कि तुम लोगों को तुम्हारे कर्मों की सजा मिले। मुझे मेरी वाइफ से दूर करने वाले थे ना तुम लोग, मैं तुम दोनों को इस दुनिया से ही दूर कर दूंगा। यह बोलते हुए आद्यंत की काली गहरी आंखें
धीरे धीरे लाल होने लगी थी और उसका जबड़ा कसा हुआ था। गुस्से के कारण उसके हाथों के नशे ऊपर आ गए थे और उसकी पकड़ ख्वाहिश पर कसती जा रही थी। आद्यंत के इतनी तेज पकड़ने से ख्वाहिश का दम घुटने लगा और जैसे ही आद्यंत ने यह महसूस किया, उसने जल्दी से अपनी पकड़ ढीली करते हुए ख्वाहिश के बालों को प्यार से सहलाकर बोला, सॉरी वाइफी, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें इस तरह से हर्ट नहीं करना चाहिए था। तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी वाइफी। यह कहते हुए आद्यंत ने एक बार फिर से ख्वाहिश की माथे को चूम लिया। वही ख्वाहिश तो बस अपनी लंबी लंबी पलकों को फड़फड़ाते हुए आद्यंत को ही निहार रही थी। इतने साल शादी के बाद वह पहली बार अपने हस्बैंड को इतने करीब से देख रही थी। आद्यंत की करीबी को महसूस करके ख्वाहिश की धड़कनें बड़ी हुई थीं। आज उसे आद्यंत की खुशबू फील हो रही थी। वही आद्यंत भी यह साफ महसूस कर पा रहा था और अपनी वाइफ को खुद की तरफ इतना अट्रैक्ट होता देख उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। वही वह गुंडे लगातार आद्यंत और ख्वाहिश को ढूंढ रहे थे, पर आद्यंत कोई नॉर्मल इंसान तो था नहीं जो वो इतनी आसानी से उन गुंडों के हाथ लग जाए। उन सब की सारी कोशिश बेकार हो गई और रात धीरे धीरे ढल गई। ख्वाहिश को ठंड लग रही थी, इसीलिए वह थर थर कांप पर रही थी। दोनों ही पूरी रात सोए नहीं थे। आद्यंत ने ख्वाहिश को अपनी गोद में बैठा रखा और उसके ऊपर अपनी जैकेट डाल दी थी ताकि